हेलो। हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन में EsP2 हाइब्रिडाइजेशन और EsP2 और EsP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका आपको कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ EsP हाइब्रिड ऑर्बिटल आप पढ़ चुके हो। कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ EsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, पहले EsP, यहाँ पर BSc थर्ड ईयर, ठीक। अब BSc थर्ड ईयर में हम पढ़ेंगे EsP2 हाइब्रिडाइजेशन। EsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको पता है बेटा, जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल को मिक्स करके आइडेंटिकल शेप और इक्वल एनर्जी के न्यू ऑर्बिटल्स बनाए जाते हैं तो उसको कहा जाता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए जाने का जो फिनोमेना है, जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। तो अब देखिए, यहाँ पर डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे कि द मिक्सिंग ऑफ वन s ऑर्बिटल, द मिक्सिंग ऑफ वन s orbital and two p ऑर्बिटल। तो मिक्सिंग ऑफ वन s ऑर्बिटल एंड टू p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल को मिक्स किया गया, ठीक है ना। तो द मिक्सिंग ऑफ वन s ऑर्बिटल एंड टू p ऑर्बिटल टू फॉर्म EsP2 to form 3sp2 to form 3sp2 hybrid orbital is called as EsP2 hybridization, called as EsP2 hybridization, ठीक है। ये रहा आपका हाइब्रिडाइजेशन, EsP2 हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये देखिए, एक s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, ठीक। और ये देखिए, ये दो p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल को मिक्स करके ये देखिए तीन नए ऑर्बिटल बनाए गए। ये आपका s ऑर्बिटल है, एक px है, एक py है, ठीक। तो ये तीनों ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। इन तीनों ऑर्बिटल का जो है, तीनों ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होगा। तो इस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन, इसका भी वेव फंक्शन होगा और इसका भी वेव फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो इस पहला ऑर्बिटल मान लीजिए हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका वेव फंक्शन ψ1, इसका ψ2, इसका ψ3 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट। क्या कैलकुलेट करना है? कोफिशिएंट ऑफ EsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, EsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का कोफिशिएंट। तो जो आपका ये ऑर्बिटल है, इसका भी वेव फंक्शन है ψ1 मान लीजिए, इसका भी वेव फंक्शन होगा ψ2 और इसका भी वेव फंक्शन होगा ψ3। ये तीनों ऑर्बिटल के वेव फंक्शन हैं, ठीक। अब ये वेव फंक्शन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे?
तो वेव फंक्शन आप निकालेंगे, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये ऑर्बिटल है एस, मान लीजिए ये पी एक्स पी वाई, तीन ऑर्बिटल मिलके ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के तीन वेव फंक्शन होंगे, ठीक। और जब तीन वेव फंक्शन हैं, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो इनके जो मिक्सिंग कोफिशिएंट होंगे 9 होंगे। क्योंकि आप sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में पढ़े थे कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के 4 कोफिशिएंट था, a1 a2 b1 b2। इसी तरह से यहाँ पर इसके तीनों ऑर्बिटल के 9 कोफिशिएंट होंगे, 9 कोफिशिएंट, a1 a2 c1, मतलब a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। इस तरह से कुल 9 कोफिशिएंट होंगे और 9 कोफिशिएंट हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का हम कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो इसके कुल कितने कोफिशिएंट हैं? 9 मिक्सिंग कोफिशिएंट हैं, ठीक है ना। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है ना। इस तरह से 9 कोफिशिएंट हैं। जब आप sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कुल 16 कोफिशिएंट मिलेंगे, a1 a2 a3 a4, b1 b2 b3 b4, c1 c2 c3 c4 और d1 d2 d3 d4। इस तरह से कुल 16 मिक्सिंग कोफिशिएंट होंगे sp3 के लिए, ठीक है। तो अब देखिए वेव फंक्शन ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब यहाँ क्या लिखेंगे? वेव फंक्शन ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, वेव फंक्शन ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल गिवन बाय द एक्सप्रेशन आप देखो psi1 इक्वल टू, तीन वेव फंक्शन होगा तीनों ऑर्बिटल का, तो psi1 इक्वल टू हो जाएगा, देखो psi1 इक्वल टू a1 psi s, ठीक, फिर प्लस b1 psi px प्लस c1 psi py, c1 psi py। तो अब देखिए जो यहाँ पर s ऑर्बिटल है 1 है, p ऑर्बिटल 2 है, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है। तो जो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तीनों में s ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल और py तीनों के कैरेक्टर हैं, इसलिए यहाँ पर a1 psi s प्लस b1 psi px प्लस c1 psi py, ये py ऑर्बिटल है और ये px ऑर्बिटल है और ये s ऑर्बिटल है, ठीक। इसी तरह से दूसरा वेव फंक्शन दूसरे ऑर्बिटल के लिए हो जाएगा a2 psi s प्लस b2 psi px प्लस c2 psi py, फिर psi3 इक्वल टू हो जाएगा a3 psi s प्लस b3 psi px प्लस c3 psi py, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये तीन वेव फंक्शन हो गए
तीनों वेव फंक्शन के अगर हम जैसे A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 ये कोफिशिएंट हैं। अगर हम इन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करके वैल्यू रख दें तो ये psi1, psi2, psi3 निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सिंस यस ऑर्बिटल है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस यस ऑर्बिटल है। आपको पता है कि तीनों ऑर्बिटल में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं यस ऑर्बिटल का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। कितना कंट्रीब्यूशन है, 33.3%, माने 1/3 जो है यस कैरेक्टर है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, और बाकी 66% जो है वो p कैरेक्टर है। तो s ऑर्बिटल कितना हुआ, 1/3 हुआ, 1/3 या 33.3%, बाकी 66.7% जो है वो p कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस यस ऑर्बिटल है इक्वल कंट्रीब्यूशन फॉर यस, सिंस यस ऑर्बिटल है इक्वल कंट्रीब्यूशन फॉर all sp2 hybrid orbital, all sp2 hybrid orbital, therefore we can write, therefore we can write। अब देखिए यहाँ पर A1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 स्क्वायर। ठीक, क्योंकि A1, A2, A3 तीनों ऑर्बिटल्स में जो यस कैरेक्टर है वो 1/3 है। ठीक है ना, कितना है, 1/3, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों कोफिशिएंट जो A1, A2, A3 तीनों कोफिशिएंट कितना है कि वैल्यू कितना है, 1/√3 है। ठीक है ना, तो अब जो ये कोफिशिएंट है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, तीन कोफिशिएंट आपके निकल गए हैं, A1, A2, A3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखो जो आपका ये psi1, psi2, psi3 निकालेंगे तो A1 की जगह कितना लिखेंगे, 1/√3, A2 की जगह कितना लिखेंगे, 1/√3, A3 की जगह कितना लिखेंगे, 1/√3 लिखेंगे। ठीक, इसी तरह से B1, B2, B3, C1, C2, C3 ये 6 कोफिशिएंट हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब इसके बाद नोट कर लीजिए, एजियूम psi1, अब देखो एजियूम psi1 हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, psi1 हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है ना, तो अब देखिए psi1 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मैक्सिमम है वो है एक्स एक्सिस पर, माने एक्स डायरेक्शन में। जब एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस पर 0 होगा। ठीक है ना, तो जब वाई एक्सिस पर 0 होगा तो C1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखें, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड अलोंग एक्स डायरेक्शन, डेंसिटी कंसंट्रेटेड अलोंग एक्स एक्सिस और डायरेक्शन,
ठीक, जब एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिकतम है तो वाई पर क्या है, जीरो होगा। देयरफॉर एक्स डायरेक्शन, देयरफॉर पी वाई हैज, देयरफॉर पी वाई हैज, therefore py has no any contribution, has no any contribution, no any contribution। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम है तो वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जब नहीं है तो C1 क्या होगा, जीरो होगा। तो ऐसी कंडीशन में 10 C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। C1 इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, C1 इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए C1 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। A1 A2 A3 और C1 ये चार कोफिशिएंट आपको पता हो गए, ठीक। अब देखिए फिर नाउ psi1 इज नॉर्मलाइज्ड, नाउ psi1 इज नॉर्मलाइज्ड। अब psi1 को नॉर्मलाइज कीजिए, नॉर्मलाइज दैट इज, ठीक है ना, दैट इज a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जो नॉर्मलाइज्ड कंडीशन में जितने कोफिशिएंट होते हैं सभी कोफिशिएंट का जो सम होता है वो कि A1 के इक्वल होता है, इसलिए 1 का है, ठीक। अब A1 की वैल्यू आपको पता है कितना है, 1/√3 का स्क्वायर हो गया प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 की वैल्यू अभी अभी आपने देखा 0 है, बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। अब ये हो गया कितना, 1/3 हो जाएगा प्लस B1 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये 0 हो गया, ये हो गया 1। तो अब देखिए B1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 नहीं इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/3। अब 1 माइनस 1/3, अब B1 इक्वल टू हो जाएगा आपका B1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा ये 2/3 आ जाएगा ये, ठीक है ना। 1 में से 1/3 को घटाएंगे तो 2/3 आ जाएगा। अब B1 इक्वल टू हो जाएगा ये √2/3, रूट क्या हो जाएगा 2/3। अब देखिए B1 एक कोफिशिएंट आपका पावर आ गया, ठीक है ना, ये B1 हो गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5, ठीक। अब आपके पास A1 A2 A3 C1 और B1 ये 5 कोफिशिएंट हो गए, ठीक। अभी बचे कितने हैं, 4 कोफिशिएंट हमको निकालना है। अब देखिए psi1 एंड psi2 आर ऑर्थोगोनल। अब यहाँ पर इसको मिटाते हैं, psi1 एंड psi2 आर ऑर्थोगोनल। psi1 और psi2 जो है ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ psi1 एंड psi2 आर ऑर्थोगोनल, psi1 and psi2 are orthogonal to each other, अब psi1 psi2 एक दूसरे के क्या है, ऑर्थोगोनल है। जब ऑर्थोगोनल है तो ये A1 स्क्वायर ऑर्थोगोनल है ना, तो जब ऑर्थोगोनल टू ईच अदर ये हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू क्या होगा 0। जब ऑर्थोगोनल कंडीशन होती है
तो जो कोफिशिएंट का सम ऑफ मल्टीप्लाई या कोफिशिएंट जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। देखो ये दो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई प्लस ये दूसरे दो कोफिशिएंट का जो मल्टीप्लाई, इसका जो सम होता है वो क्या ऑर्थोगोनल कंडीशन में 0 होता है। तो जब 0 होगा तो अब यहाँ पर देखिए आपको पता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 है। तो हमको अब हम लिख सकते हैं कि b1 b2 इक्वल टू क्या होगा माइनस a1 a2। अब इसको उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस a1 a2। नहीं है, psi1 एंड psi2 आर ऑर्थोगोनल, psi1 एंड psi2 आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है ना। तो जब ईच अदर तो दो ये कोफिशिएंट आपका ये है c1 और c2, ठीक। तो यहाँ पर c1 c2 अब देखिए यहाँ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 की वैल्यू क्या है 0, गुणे क्या हो जाएगा c2 इक्वल टू 0, ठीक 0 में। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस 0 इक्वल टू 0। अब ये हो गया a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। अब b1 b2 इक्वल टू इसको उधर ले जाइए माइनस a1 a2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हमको b1 तो b2 निकालना है, तो b2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस a1 a2 अपॉन b1। अब b2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस a1 की वैल्यू कितना है 1 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 3, और b1 की वैल्यू कितना है अंडर रूट 2 अपॉन 3 आया है, अंडर रूट 2 अपॉन 3 आया है। b2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर ये हो गया b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू ये देखो रूट 2/3 है तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 2 अपॉन रूट 3, ये हो गया रूट 3 अपॉन रूट 2। अब ये b2 इक्वल टू हो जाएगा आपका b2 इक्वल टू हो जाएगा आपका b2 माइनस 1 अपॉन, अब देखो यहाँ पर 1 अपॉन 3 इंटू अंडर रूट 3/2 है, तो ऊपर नीचे अगर हम अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे देखो 1 अपॉन 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3 इंटू 3, ठीक है ना, और ये हो गया 3 में 6, ठीक। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6 आएगा, ठीक। b2 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 6 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। कितना हो गया इक्वेशन 6 हो गया। अब देखिए psi1, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आपका a1 a2 a3 पता हो गया, b1 b2 पता हो गया, c1 पता हो गया, ठीक है। अब 6 हो गया। अब psi1 एंड psi3 आर ऑर्थोगोनल, देखो psi1 एंड psi3 आर ऑर्थोगोनल, क्या है ऑर्थोगोनल, therefore we have
है, तो B3 इक्वल टू हो जाएगा, ऑर्थोगोनल है, तो B3 इक्वल टू हो जाएगा -1/√6। ये B3 भी हो गया, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1, बचा क्या C2 और C3। अच्छा, अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 7 हो गया। अब psi2 इज नॉर्मलाइज्ड, अब देखो psi2 इज नॉर्मलाइज्ड। अब psi2 को नॉर्मलाइज करेंगे, दैट इज A2 स्क्वायर, दैट इज A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर psi2 है ना, तो A2 B2 और C2 लेंगे, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू नॉर्मलाइज है, इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ठीक, अब देखिए A2 कितना है, 1/√3 हो जाएगा का वर्ग, प्लस B2 कितना है -1/√6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हो गया 1/1/3 हो जाएगा, माइनस माइनस स्क्वायर होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस 1/6 हो जाएगा, प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, अब C2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/6। अब C2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका, C2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1। अब देखिए ये 1/3 प्लस 1/6 को हम जोड़ देंगे, ये देखो 1/3 प्लस 1/6 6 हो गया, ये इसका एलसीएम यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1, और ये हो जाएगा 3/6 बराबर आएगा 1/2। तो यहाँ पर हो गया आपका C2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/2। तो अब C2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब C2 इक्वल टू हो गया 1/√2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। C2 की वैल्यू कितना आ गया 1/√2। बचा क्या है, अब C3 बचा है। ठीक है, तो अब C2 इक्वल टू 1/√2। अब देखिए अब C3 की वैल्यू कैसे निकलेंगे, अब C3 कैसे निकालेंगे, C3 इज नॉर्मलाइज, psi3 को अब नॉर्मलाइज कीजिए, psi3 इज नॉर्मलाइज्ड। C3 की वैल्यू तभी निकलेगा जब हम psi3 को नॉर्मलाइज करेंगे, तो psi3 को नॉर्मलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये 3 कितना है 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस B3 कितना था -1/√6 का होल स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए माइनस वैल्यू है, अब यहाँ पर देखिए अब C3, अब यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा प्लस 1/6 प्लस C3 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब C3 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। अब C3 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 1/6, 6 यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 हो गया 3/6, ये हो जाएगा 1/2। ये हो गया हमारा, ये आ जाएगा 1/2। अब C3 इक्वल टू हो जाएगा
C3 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब C3 इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। 1/√2 ये हो गया इक्वेशन 9। C3 की वैल्यू कितना है 1/√2 आया। ठीक है। अब देखिए सभी मिक्सिंग कोफिशिएंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लिए। A1 A2 A3 A1 A2 A3 का कितना है वैल्यू A1 A2 A3 का वैल्यू आपका है A1 बराबर A2 बराबर A3 इक्वल टू 1/√3 है। B1 का कितना है तो आप B1 B2 B3 का पता है, C1 C2 C3 का पता है। तो सभी वैल्यू को अब हम जो वेव फंक्शन psi1 psi2 psi3 है, psi1 इक्वल टू है ना psi1 इक्वल टू आपका तो जो वेव फंक्शन है psi1 psi2 psi3 यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, उसमें इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आप जितने भी मिक्सिंग कोफिशिएंट हैं सभी कोफिशिएंट की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है ना, तो आपको वेव फंक्शन पता चल जाएगा। तो अब देखिए अब इसमें क्या होगा कि 10 द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, यहाँ क्या लिखेंगे 10 द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, 10 द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर sp2 हाइब्रिडाइज for sp2 hybrid orbital, sp2 hybrid orbital are written as below, are written as below। अब देखिए आपको पता है सबकी वैल्यू आपको पता है, आपको पता है psi1 इक्वल टू है A1 psi s प्लस B1 psi px प्लस C1 psi py। तो A1 की वैल्यू आपको पता है, तो अब A1 की जगह हम A1 की वैल्यू रख दें तो A1 की वैल्यू कितना है A है 1/√3। ठीक। अच्छा अब B1 की वैल्यू हमको पता है, तो B1 की वैल्यू कितना है √2/3 है। B1 की वैल्यू √2/3 है। और C1 की वैल्यू क्या है C1 की वैल्यू 0 है। तो जब C1 की वैल्यू 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया तो सब 0 हो गया। जब सब 0 हो गया यहाँ पर ये देखो 0 C1 की वैल्यू 0 है, जब 0 है तो C1 की जगह हम 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा पूरा ये 0 हो गया। तो ये हो गया। ठीक है ना, ये किसका हो गया psi1 का। अब psi2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 psi s प्लस क्या हो जाएगा B2 psi px प्लस C2 psi py। अब देखो फिर हम क्या करेंगे कि A2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, B2 की रखेंगे यहाँ पर और C2 की रखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब B2 और यहाँ A2 की वैल्यू कितना है A2 की वैल्यू देखो आप निकाले हो 1/√3 और B2 की वैल्यू कितना है 1/6 कितना है 1/√6 माइनस में है ना, ये हो जाएगा -1/√6। B2 की वैल्यू माइनस में है। ठीक, प्लस C2 की वैल्यू कितना है C2 की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला ये है 1/√2। ये हो गया psi2 के लिए वेव फंक्शन। अब ये psi3 क्या है, अब तीसरे ऑर्बिटल का वेव फंक्शन, तो क्या हो जाएगा A3 psi s प्लस B3 psi px प्लस C3 psi py। अब A3 की वैल्यू आपको पता है कितना है -1/√3
3 है, B3 की वैल्यू कितना है -1/√6 है, इतना ही है। और C3 की वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट किया कितना है, C3 की वैल्यू 1/√2 है, यहाँ हो जाएगा 1/√2। ठीक है, तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के लिए ये वेव फंक्शन आपने कैलकुलेट किया। ठीक है ना, तो ये वेव फंक्शन कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पर ए कोफिशिएंट ए की वैल्यू a1 की है, ए कोफिशिएंट b1 की वैल्यू है, कोफिशिएंट c1 की वैल्यू 0 थी इसलिए पूरा 0 हो गया। साई2 वेव फंक्शन दूसरे ऑर्बिटल का ये वेव फंक्शन है, तो दूसरे ऑर्बिटल के वेव फंक्शन ये a2 की वैल्यू है। ठीक है ना, ये b2 की वैल्यू है और ये c2 की वैल्यू है। ये तीसरे ऑर्बिटल के लिए ये a3 की वैल्यू है, ये b3 की वैल्यू है और ये c3 की वैल्यू है। तो इस तरह से आपने कोफिशिएंट को कैलकुलेट किया, मिक्सिंग कोफिशिएंट। इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे इसका sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए कुल 4 है।